कि इस ऐतिहासिक भवन में उपस्थित मंच और मंच के सम्मुख काशी के संभ्रांत नागरिक, सहृदय विद्वान साथी, छात्र और छात्राओं, अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक के संस्थापक प्रसिद्ध होम्योपैथिक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र के वक्तव्य को सुना। उसके पहले प्रिय कमलेश वर्मा और विंध्याचल के साथ आदरणीय नरेंद्र आचार्य का वक्तव्य आप सबने सुना। इन सबसे हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए, बहुत ही समृद्ध हुए। और दीपेश चौधरी जी का जैसा आतिथ्य इस परिसर में मिला है, असल में हम सब बहुत दिनों से इसके आकांक्षी थे कि वहाँ चला जाए, लेकिन शायद समय नहीं आया था। और जब समय आया तो संगत हुई और संगत के बाद हमारी गति यहाँ तक पहुँची। मैं आज के दिन प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और हम सब समर्थन करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जैसा कद रहा है काशी में, और काशी को जैसा उन्होंने विस्तार दिया पूरी दुनिया में अपनी रचनात्मकता के माध्यम से, उनके नाम पर एक घाट तो यहाँ पर होना ही चाहिए। कैसे होगा ये सब हमें हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और आज यहाँ पर पूरा काशी का विद्वत समाज, संस्कृत कर्मी, रंगकर्मी यहाँ उपस्थित है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बात का बहुत वजन है, बहुत मतलब होगा। अभी घाट वाक की, घाट संस्कृति की चर्चा हुई और मणिकर्णिका घाट की चर्चा हुई। मणिकर्णिका घाट तो भारतेंदु बाबू के परिसर में ही है, पास में ही है। उनका एक दोहा है, हमसो पूत कपूत को दाता, मन कनिका अविनाशी। हमसो पूत कपूत का दाता, मन कनिका अविनाशी। भूखे पेट कोई नहीं सूतत, यह अपनी काशी। अब जरा देखिए कि भूखे पेट कोई नहीं सूतत, यह अपनी काशी, यानी काशी की सांस्कृतिक चेतना में उनकी चेतना कितनी विन्यस्त थी, यह इन दो पंक्तियों से पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि मन कनिका अविनाशी, मन कर्णिका को किस तरह से याद किया है। आप देखिए जीवन की प्रक्रिया और उसकी परिणति दोनों को जिस तरह से भारतेंदु जी ने याद किया है, उससे ये लगता है कि काशी उनके संस्कार थी और हिंदी उनका विचार थी। काशी से वो संस्कार करते रहे और हिंदी में, हिंदी के द्वारा वे विचार व्यक्त करते रहे। इसीलिए काशी, हिंदी और भारतेंदु तीनों को एक साथ लेकर के ही हम आप बात कर सकते हैं। और उस पर कमलेश वर्मा ने, प्रिय आलोचक कमलेश वर्मा और विंध्याचल यादव ने, दोनों ने बहुत अच्छे, बहुत ही सुचिंतित वक्तव्य दिया और कमलेश जी ने इन सबको जोड़ करके बहुत ही अच्छा अपना आज वक्तव्य दिया है। घाटवाक की जो परिकल्पना है, यह केवल घाटों पर भ्रमण नहीं है करना, बल्कि आप देखिए कि घाटों को देखना नहीं है। घाट संस्कृति का मतलब कि घाट को यहाँ पर जीना है। इस तरफ घाट है, बीच में गंगा है, उस तरफ रेत है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक त्रयी है, इस सांस्कृतिक त्रयी के माध्यम से हमें अपने विचारों का पोषण करना और उनकी अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य विकसित करनी है। अब आप देखेंगे कि जब इस रूप में आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र
काशी विद्यापीठम के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। यानी काशी की जो विद्यापीठता रही है उसकी अनिवार्य उपस्थिति रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब काशी की विद्यापीठता की जब मैं बात करता हूँ तो आप उनकी विरासत देखिए और उनका वर्तमान देखिए, तभी हम अपने वर्तमान को भारतेंदु की विरासत के दायरे में आलोक में समझ सकते हैं। अभी विंध्याचल ने एक बात रखी कही कि भारतेंदु जी मंडल पर बात करते थे, मंडल की चिंता करते थे। याद रखिए, ये मंडल बहुत ही सुचिंतित शब्द है, ये केवल यूं ही नहीं है। घराना और मंडल, संगीत में घराना चलता है और साहित्य में मंडल चला है। संगीत के घराने के समानांतर साहित्य में मंडल चलाया। घराने में असहमतियों के लिए कोई विकल्प नहीं होता, असहमतियों के लिए कोई दरवाजे नहीं होते। लेकिन जब आप मंडल में आते हैं तो असहमतियों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं, खिड़कियां खुली होती हैं। इसलिए साहित्य का कभी घराना दीपेश जी बना ही नहीं, जिसने बनाया वो बर्बाद हो गया। साहित्य में समूह बने, मंडल बने, यह परिकल्पना भारतेंदु आज से 150 साल पहले कर रहे थे, 175 साल पहले कर रहे थे। यानी आप 150 साल कह सकते हैं, 150 वर्ष से परिकल्पना कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। आप देखिए, वैष्णव थे, वैष्णवता और भारतवर्ष जो उनका एक निबंध है, उसमें हिंदुस्तान के यहाँ के धर्म को वैष्णव धर्म के रूप में देखो, काशी को पूरी तरह से वैष्णव धर्म के रूप में उन्होंने मूल्यांकित करने की कोशिश की है। लेकिन ठीक था विंध्याचल ने कि वह वैष्णवता उनकी रूढ़िबद्ध नहीं थी, वो गतिशील वैष्णवता थी। कैसी वैष्णवता? जो वैष्णवता इसी पंचगंगा की सीढ़ियों पर काशी के रामानंद के पास थी। इसीलिए आगे चल करके जब रामानंद पर शोध हुई, खोज हुई, यह बार बार बताने की कोशिश की गई कि संस्कृत के रामानंद नहीं, हिंदी के रामानंद की भी तलाश कीजिए। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी रामानंद की रचनाएं नाम से दिखा दिया कि रामानंद बहुत ही प्रगतिशील वैष्णव थे। और यही वजह थी कि उनके यहाँ उनके शिष्यमंडल में कबीर के लिए भी जगह थी और रविदास के लिए भी जगह थी। तो भारतेंदु का जरा दिमाग देखिए, कम उम्र में भी उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन पर वो बहुत गति में लिखते थे। भारतेंदु के बारे में हमारे बच्चे जान लें, यहाँ पर जो वरिष्ठ जन वो जानते हैं, भारतेंदु लिखते बहुत गति में थे। और जब एक बार लिख लेते थे तो पलट उसको देखते नहीं थे। आप चाहे उनके नाटक देखें, चाहे निबंध देखें। मुझे लगता है कि नियति ने उनको इतना कम समय दिया था कि वो बचपन से ही गतिशील थे। और दूसरी बात यह है कि उनको याद, उनकी मेमोरी बड़ी साफ, जैसे कह सकते हैं कि हाथी की मेमोरी। एक बार जिसे देख लेते थे उसको स्कैन कर लेते थे। और पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल का जो उदाहरण आपके सामने है कि लक्ष्मण वहाँ पर नहीं आए और वो परेशान थे, भाई नाटक होगा कैसे, कोई पात्र तो आया नहीं, उसको तो जो याद किया हो तो आया ही नहीं। उनका आपकी समस्या है क्या? उनका ऐसा है, काला ही मेरे पास दे दीजिए, मैं करूँगा। उनका आधे घंटे में तो पाठकाल दीजिए तो सही। आधे घंटे में भारतेंदु ने पूरा पाठ कंठस्थ करके प्रस्तुत कर दिया और फिर उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। तो ये भारतेंदु की कहा कि वो जो उनकी नियत थी, यानी नियत ने ही उनको इतना कम समय दिया थी कि बहुत गति में थे। अब बात ये आती है कि बनारस को भारतेंदु किस रूप में जीते थे। आप देखिए, जैसे कि प्रेम जोगनी नाटक, जिसका कि काशी का भी अभी प्रस्तुति ही करेंगे, बहुत शानदार हमारे महत्वपूर्ण कलाकार अष्टजा मिश्र हमारे साथ हुए हैं। लेकिन आप देखें कि बात उतनी ही नहीं है। काशी के स्याह और सफेद दोनों पक्षों को उन्होंने उसी नाटक में दर्ज किया है। दोनों अब आप जैसे देखिए कि जब आप उस नाटक को पढ़ेंगे या उनके अन्य निबंध पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काशी को लेकर के उनके मन में कितना प्यार था और उस प्यार की गति कितनी थी। अब जैसे कि उन्होंने इसी नाटिका में यह भी बताया है
कि काशी के पास देखने लायक क्या चीजें हैं, काशी का गौरव कहाँ से है। तो उन्होंने पंचगंगा की सीढ़ियों के बारे में बताया उन्होंने जो है, और पटनी मल के बारे में बताया, यहाँ के दानवीरों के बारे में, ज्ञानवीरों के बारे में, सूरवीरों के बारे में विस्तार से बताया। अब आप सोचिए कि अब ये जो आपका बुढ़वा मंगल है, अब बुढ़वा मंगल छात्र हमारे जान ले, बुढ़वा मंगल जो आज आप देखते हो होली के अगले मंगलवार को, इसका पोषण यही परिवार करता रहा है। और राजा ईश्वरी प्रसाद सिंह कहते थे भारत जी से कि भाई अगर तुम्हारे परिवार का सहयोग न मिलता तो बुढ़वा मंगल कभी न बनारस में होता। और आप देखिए कि हरिश्चंद्र से लेकर गोपाल चंद्र से होते हुए हरिश्चंद्र तक चला था पूरी परंपरा। तो कहने का है कि काशी का मतलब हुआ कि काशी की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको धारण करना ही नहीं बल्कि उसका पोषण करना, उसको आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना। उस दिशा में आप उस दिशा में आप देखिए तो पंचगंगा का जो डॉक्टर साहब जो बिंदु माधव का मंदिर है उसकी जबरदस्त तारीफ किया उन्होंने। बिंदु माधव के मंदिर की चर्चा किया है, राय माधव के द्वारा बनाए जो धराहरा है, जो मीनारे हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया है, और पंचगंगा की सीढ़ियों का जिक्र किया है, रामानंद का जिक्र किया है। और इसके साथ मैंने आपसे कहा कि जो पटनी मल है, पटनी मल की दान बेहतर डॉक्टर साहब सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, कम लोग जानते हैं। ये वे पटनी 1803 में मराठों से लड़ करके अंग्रेजों ने आपके जो है मथुरा पर ये जो कृष्ण के मंदिर, ये जो मथुरा का जो इस समय मंदिर पर विवाद चल रहा उसको जीत लिया। लेकिन उनको पता था कि मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर का हम करेंगे क्या, तो मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर का वो बेचना चाहते। 1815 में जिसने खरीदा था वो इसी काशी का पटनीमल था, राजा पटनीमल था जिसने खरीद लिया था पटनीमल 1815 में। और उसके बाद जब मुसलमानों की वजह से मुकदमे लगे और आप वो विवाद आज भी चल रहा है, तब से यह मुकदमेबाजी का दौर चल रहा है। और अब सोचिए उसके केंद्र में भी काशी का नायक ही रहा है। और इसके अलावा ये मतलब काशी में जो विद्वानों की चर्चा है, तो जो घाटों की जो उत्तम स्थितियां थी, और आप बताऊं इतना ही नहीं, घाटों पर भारतेंदु घूमते हुए घाटों की छटा को निहारते हैं। उनकी भाषा से, उनके निबंधों की भाषा से पता चलता है कि इन घाटों पर हमसे और विजयनाथ मिश्र से कई गुना वो घूमते रहे होंगे। बगैर वो जो काव्यात्मकता उनके स्वभाव में आई, वो काशी के घाट केवल पत्थर नहीं है, काशी के घाट काव्यात्मक रूपक है जो जीवन के आरोहण और अवरोहण दोनों का बोध कराते हैं। जैसे कविता में, संगीत में आरोह अवरोह होता है, लय, छंद, माधुर्य, अलंकार वगैरह होता है। ये सारे से यहाँ के घाट पटे पड़े हैं। घाटों पर सुबह के सूर्य के रंग को देखिए, और उसी घाट के समीप में सटी गंगा पर शाम के डूबते सूरज की तरंग देखिए। तो घाटों के रंग और नदी की तरंग को देखिए, तब पता चलेगा कि बनारस क्या है और यहाँ के घाट क्या है, और ये घाट वाग क्यों है, और घाट वाग विश्वविद्यालय की परिकल्पना क्यों आई। कहना ये चाहता हूं कि भारतेंदु भवन में आकर के अंतरराष्ट्रीय काशी घाटवाक अपनी परिणत को प्राप्त हुआ है, अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। अभी तक तो प्रक्रिया नहीं था, यानी हमारी नीति जहां तक आने की थी, हमें यहाँ तक आना ही था, उसका समय नहीं आया था। आज आया समय तो हम आए, लेकिन अब आने का मतलब हुआ, अब यहाँ आने का मतलब हुआ कि हम अपने युग नायकों को पहचानने की प्रक्रिया में और आगे जाएंगे, और देखेंगे कि हमारे जितने भी काशी युग नायक हैं, हम उनके बारे में कैसे नई से नई पीढ़ी को बता सकें, उनके बारे में उनकी चर्चाएं कर सकें। तो ये आप देखिए कि अब वो एक विकल काशी, मैं भारतेंदु को काशी का विकल चिंतक और हिंदी का सकल प्रस्ताव मानता हूं।
काशी का विकल चिंतक और हिंदी का सकल प्रस्तावक मानता हूं। क्यों? क्योंकि काशी में रहते हुए इस बात को जानते थे कि न फारसी से इसका भला होगा न अंग्रेजी से भला होगा, और वो जानते थे न फारसी भला करेगी न अंग्रेजी भला करेगी। और आप सब जानते हैं कि 19वीं सदी तक 1900 तक जो सबसे बड़ी विडंबना थी भाषा को लेकर के, लिपि और भाषा को लेकर के, फारसी लिपि थी और उर्दू हमारी कोर्ट कचहरियों की भाषा थी, जहाँ ज्यादातर कायस्थ परिवार के लोगों की जगह थी। अब आप देखिए कि भारतेंद्र ने एजुकेशन कमीशन के सामने 1882 में जो अपना प्रस्ताव भेजा है, बीमारी उसे जान नहीं पाए, जरा उसे पढ़िए, तब आपको उनकी भाषा के अनुराग के बारे में पता चलेगा। ये डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात की, देखिए, और कमलेश जी ने, और राजभक्ति देशभक्ति प्रश्न वो नहीं है। राजभक्ति राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बाइनरी में तो बाद के शोधार्थियों ने देखा, सोचा, समझा, अलग की बात है, क्योंकि किसी के हिस्से कुछ आया, किसी कुछ हिस्से आया, उस और बहस का मुद्दा होना भी चाहिए कि वह लगातार भारतेंद्र को बड़ा बनाता है। लेकिन आप उस रिपोर्ट को पढ़िए जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, तो वह इस बात को बार बार कहते हैं, योर लॉर्डशिप। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में उसका अनुवाद अंग्रेजी मूल लिखा हुआ है, और आप देखिए योर लॉर्डशिप कहते हैं कि आपके बारे में, आपसे संवाद इनका होने के लिए हिंदी भाषा का होना जरूरी है। कहने का मतलब चालाकी से भी है, और उसको अंग्रेजों को ये बताते हैं कि नहीं हम आपके विरोधी नहीं है। और कितनी वैज्ञानिक बात करते हैं, कहते हैं कि ये इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शैलेश को कुछ बता रहे हैं कि यहाँ की जो कचहरियों कोर्ट की भाषा है, न रूलिंग क्लास की भाषा है, न रूल्ड क्लास की भाषा है। आप जरा इस पर देखिए, मैंने हुजूर, आप रूलिंग क्लास है, अंग्रेज है, आपकी भाषा नहीं चलती, और हम तो रूल्ड है, हमारी भाषा भी नहीं चलती। तो आप बताइए, हमारे आपके बीच में कोई जो तीसरा व्यक्ति है वह उपस्थित है, और वो भाषा को लेकर के, हिंदू मुसलमानों को लेकर के, सर्वधर्म समवाय के बारे में लगातार बताते, लगातार उन्होंने लिखा भी है। लेकिन भाषा का स्तर कहा कि भाई हिंदी को हिंदी होना चाहिए, और भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर बार बार वो कहते हैं कैसी हिंदी है, तो कई तरह को विकल्प देते हैं कि कैसी हिंदी चलती थे। कहते हैं जिसमें कम संस्कृत हो एक, और दूसरी जो अधिक हिंदी हो। कम संस्कृत तो कहा कि ज्यादा संस्कृत झोंक दोगे तो भी हिंदी खत्म हो जाएगी, ज्यादा फारसी झोंक दोगे तो भी हिंदी खत्म हो जाएगी, इसलिए कम संस्कृत हो और अधिक हिंदी हो। और आप देखिए, राजा शिव प्रसाद सिंह से लगातार उनका विवाद चलता रहता था। राजा शिव प्रसाद सिंह को उन्होंने महत्वपूर्ण रूप में याद किया है, बहुत तारीफ भी उनकी की है, जबकि उनसे लगातार उनका लाडना चल रहा था। लेकिन वे इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि वो भाषा के कवि हैं। आप उनकी कविताओं में देखिए, उनकी लेखों में देखिए, भाषा का कवि तो उन्होंने खुद को ही कहा है। यानी भारतेंद्र ये बताते हैं कि भाई कि जो कवि है, कवि की जो उनके दिमाग में रेटिंग थी वो इतनी जबरदस्ती, कहते हैं कि भाषा का कवि तो मैं ही हूँ। और जो पूरी विरासत कवियों की बताते हैं, काशी की पूरी सुंदरी विरासत, उसमें अपने को भाषा के कवि के रूप में याद करते हैं। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि जैसे सारे तीर्थों में नंबर 1 तीर्थ प्रयाग है, वैसे सारी पूरी में नंबर 1 पूरी काशी है। आप इसको देखिए प्रेम उनका। कहते हैं काशी पूरी शीर्ष पर पूरी है, और उसमें भी कहते हैं कि कार्तिक महीना महीनों में श्रेष्ठ है, और घाटों में सबसे श्रेष्ठ पंचगंगा घाट है, जहां 5 नदियां एक साथ मिलती हैं। आप इस बनारसीपन को देखिए। मैं भी घाटवाक में जो प्रवेश नहीं लिया था, एक साथ मेरा प्रवेश एक साथ बात हुआ, हाँ, तो मैं पंचगंगा घाट में गंगा, यमुना, सरस्वती इतना तो जानता था, लेकिन किरणा धूप पापा के बारे में पता ही नहीं था। तो ये तो जब दूसरे घाटवाक के वार्षिक में फिर हम लोग मिले, डॉक्टर साहब और प्रताम, तब उस यात्रा में पता चला कि साहब ये 5 नदियां हैं।
और पंचगंगा यहाँ से कितनी दूर पीछे ही होगा, पीछे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे काशी की विरासत को, काशी की विरल विरासत को संजोने वाला ही कोई युग नायक हो सकता है। भारतेंदु कह सकते हैं कि ये वह हिंदी के अग्रदूत ही नहीं थे, वो हिंदी के उनको अग्रदूत कहा जाता कमलेश जी। भारतेंदु हिंदी के अग्रदूत ही नहीं थे, वह काशी के अग्रदीप भी थे। जिनको देख करके उज्ज्वल काशी को आप आसानी से समझ सकते हैं। और उज्ज्वल के साथ साथ जो शास्त्र तो कहने का है कि इस रूप में आज हम भारतेंदु भवन में आए हैं। भारतेंदु भवन में हमें ये अवसर दिया कि हम भारतेंदु के बनारसीपन को, उनके हिंदीपन को याद कर सके। इसके लिए सबसे अधिक मैं दीपेश चौधरी का आभारी हूँ। और यह बात बिल्कुल सही है कि जैसा मौसम था और जितना विकराल मौसम, धूप भी आज नहीं हुई, तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारी जो सूची में 25 हमारे BHU और आसपास के लोग थे नाव से आएंगे। हमने कहा कि हमने बच्चों से कहा आधे तो भाग जाएंगे क्योंकि इतना ठंडा है, लेकिन उसमें से एक भी, मैं सब चेहरे को जानता पहचान, एक भी मिस नहीं किए और उसके अलावा 20 और आ गए बाहर से। तो आप सब ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट पर आपको स्नेह लुटाया है, दिया नहीं है, आज तो लुटा दिया इस विपरीत मौसम में। उसके लिए हम लोग बिल्कुल विकल भाव से और आपको बिल्कुल अपने सकल मन से आपका अभिवादन करते हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।